सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदू का स्पेशल इशू साइंस का पब्लिश होता है, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिफॉरेस्टेशन पे बहुत अच्छा आर्टिकल एक पब्लिश हुआ है आज का, जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आज के पेपर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो द फर्स्ट इज अबाउट एल एस सी यू पी। LSCUP एक ये टॉपिक आपका फ्रेम होता है। देन मशीन लर्निंग के ऊपर है, डिफॉरेस्टेशन है, वायरल इन्फेक्शन बंगाल के ऊपर, बंगाल में जो स्प्रेड हो रहा है दैट इज देयर। क्रिप्टो करेंसी इन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इन PMLA, जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग उसमें इंक्लूड किया गया है। देन यू हैव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। सो दीज आर द टॉपिक। एक ये साइंस का टॉपिक है, दिस इज साइंस टॉपिक। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। वायरल इन्फेक्शन में वी विल डिस्कस अबाउट एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड एंड लिंक्ड विद साइंस के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ये इकोनॉमी का और साइंस का टॉपिक लिंक्ड है, इकोनॉमी एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, दिस इज साइंस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। GS पेपर 3 के अंदर, साइंस टेक के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कैमरा कन्फर्म्स हाउ फ्लेम्स बॉम्ब शूट। तो यहाँ पे सूट के बारे में, जैसे इसमें देखो क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को बर्न किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये बर्निंग हो रही है। सो इसमें जो ये पार्टिकल, जैसे ये हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स, शूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड के लिए रिलीज होते हैं। अब इनको कैप्चर करना इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो फिर कैमरा का जो लेवल है वो बहुत बड़ी इंक्रीज करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड कैमरा की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि बिकॉज ऑफ दिस आस्पेक्ट, ये जो कैमरा है ये डेवलप किया गया है और इसका नाम रखा गया है दैट इज अल्ट्रा अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी, LSCUP, अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। तो ये कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी, लेजर शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। तो यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे लाइन फर्स्ट वर्ड इज अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। इसका मतलब क्या है कि जो फोटोग्राफी की जा सकती है बहुत जो इमेज पर सेकेंड है वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक बिलियंस में है, अराउंड 10-12 बिलियंस पर सेकेंड है। एंड लेज़र का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा सकता है। सो बहुत सारे ऐसे केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होते हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं कि अच्छा ये किस प्रकार से हो रहा है। सो इट इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग दिस कैमरा, शॉर्ट में जिसका नाम है LSCUP, कि हम जान सके अच्छा ये कैमरा किससे रिलेटेड है। अब इसमें देखो, एक तो लेज़र शीट का इस्तेमाल, दे आर यूजिंग अ लेज़र शीट, जैसे ये लेज़र है, नैनो सेकेंड लेज़र है, अब इवन ये फ्लेम है और ये कैमरा है। तो ये पूरा इसका अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट इतना याद नहीं रखना, बट जस्ट यू कैन सी कि ये जो नैनो सेकेंड का लेज़र है, इसके माध्यम से ये फ्लेम के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जो सूट, मतलब आप ये मानो कि जो थोड़ा बर्निंग होता है, बर्निंग में थोड़ा बहुत जो रिलीज होता है, जो कि माइक्रो सेकेंड से भी कम समय के अंदर रिलीज होता है, उस चीज़ को ये स्लो मोशन में फिल्म कर सकता है। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारी ऐसे फिजिकल केमिकल प्रोसेस होते हैं जिनको हमें समझना है, बट वो क्योंकि इतना फास्ट होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब उसको आप देख सकते हो कि अच्छा ये देखो कैसे बदल रहा है, फिजिकल केमिकल लेवल पे चीज़ें कैसे बदल रही हैं। सो अल्ट्रा फास्ट लेजर कैमरा इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड वाई दिस वर्ड अल्ट्रा फास्ट, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इसकी स्पीड आप देखो अराउंड 12.5 बिलियन इमेजेस पर सेकेंड, अराउंड 12.5 बिलियन इमेजेस पर सेकेंड आपको देखने को मिलता है। इवन जैसे अभी डिस्कस किया, शॉर्ट लिव्ड सूट पार्टिकल्स है उसको भी डिटेक्ट इजीली कर सकता है। एंड क्योंकि ये जो कंबशन होता है तो ये बहुत ही कम समय के लिए होता है एंड इट कैन डिटेक्ट इट। इसका बहुत सारे दूसरे भी एरियाज में बहुत ज़्यादा वी कैन से जो है का एप्लीकेशन होगा व्हेन यू टॉक अबाउट दिस लेज़र कैमरा। चाहे वो कई लेवल पे, जैसे कंबशन रिसर्च के अलावा भी बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, एनर्जी, बहुत सारे ऐसे एरियाज है। देखो जहाँ भी किसी भी एक्टिविटी की अगर हम बात करें, किसी भी मैकेनिज्म की बात करें, जहाँ भी आपका फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, उस चीज़ को ये कैप्चर कर सकता है, जिसको हम पहले रियलाइज नहीं कर सकते थे, जिसे हम नहीं जानते थे, उसको ये कैप्चर कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ट्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो, एक तो ये है, एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ये जिस पेपर 3 साइंस टेक के अंदर, एक तो डीप लर्निंग,
डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग के बारे में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच का जो डिफरेंस है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है टू फाइंड लाइफ इन मार्स। अब देखो इसमें क्या, एक चीज़ तो आपको क्या मेंशन करना है कि दे कैन आस्क, दे कैन कंबाइन और दे कैन आस्क द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एआई या मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन पे प्रश्न आ सकता है। तो उसमें आप इस जो पॉइंट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में आप मेंशन कर सकते हो। तो मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है इसके माध्यम से जैसे क्या होता है मशीन लर्निंग, पहले समझो मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन व्हेन यू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अ मशीन लर्निंग बेसिकली जैसे बहुत सारे जो डेटा हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये रोबोट्स हैं, दीज आर रोबोट्स। अब ये रोबोट्स क्या है, हाउ दे विल बिहेव, किस तरीके से ये बिहेव करेंगे, ये सर्टन एल्गोरिदम पर बेस्ड होता है। और ये एल्गोरिदम किसी पर बेस्ड होता है, ये कोडिंग की जाती है बहुत सारी चीज़ों की, और ये बेस्ड होता है डेटा पे। तो यहाँ क्या है कि जो भी जैसे ह्यूमन माइंड है, जैसे अगर हम अपने को देखें, सो व्हाट वी डू इज कि हम किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं, जब हम किसी डेटा को देखेंगे, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। मशीन कैसे सीखेगा, मशीन डेटा के माध्यम से सीखेगा। तो मतलब मशीन जब डेटा के माध्यम से चीज़ें सीखता है एंड इट ट्राइज टू बिहेव लाइक ए ह्यूमन, या बियॉन्ड उसके जो है चीज़ों को करने का प्रयास करता है, इसको मशीन लर्निंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज दिस टर्म कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या है, इट्स एल्गोरिदम मैप एविडेंस ऑफ पास्ट। अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि पास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट कि अच्छा इस जगह पे, जैसे इन्होंने एक रिसर्च किया एटाकामा डेजर्ट के अंदर, जो कि कहाँ लोकेटेड है, चिले के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है। वहाँ पे इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने दे हैव ट्राइड टू फाइंड द बायो सिग्नेचर। ऑल्दो लाइफ एग्जिस्ट करती है एटाकामा क्योंकि अर्थ के अंदर है, लेकिन क्या है कि पास्ट के डेटा के बेसिस में दे हैव ट्राइड टू फाइंड कि अच्छा किस किस तरीके की लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्या क्या बायो सिग्नेचर्स हैं, मतलब लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जो आप कह सकते हो जो सिग्नल्स हैं, प्रेजेंस हैं, वो क्या क्या हैं, रॉक का स्ट्रक्चर कैसे होगा, विंड क्या होती है, और दूसरे जो सैंपल्स हैं वो किस प्रकार के होंगे। उस बेसिस पे दे हैव ट्राइड, वो जो डेटा, उस डेटा के बेसिस में दे हैव ट्राइड टू कंक्लूड कि अच्छा इस जगह पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस पर्पस के लिए ये जो कंक्लूजन करने के लिए दे हैव यूज्ड द मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में भी दे हैव यूज्ड व्हाट वी कॉल इट एज अ डीप लर्निंग, जो कि क्या है, इट्स अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। इट मीन्स व्हाट कि ये क्या है कि ये हाईली एडवांस डीप लर्निंग की बात करें तो एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को ऑप्ट या ह्यूमन ब्रेन की तरह इट ट्राइज टू बिहेव। एंड कैसे करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा है उसके बेसिस में इट ट्राइज टू कंक्लूड सर्टेन थिंग। इसे हम डीप लर्निंग शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। पूरे तरीके से जो बिहेवियर है ह्यूमन ब्रेन का, उसकी तरीके से इट ट्राइज टू फंक्शन। असल में मशीन नेटवर्क ही है, और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपका डेटा ही है। सो मशीन लर्निंग का सबसेट इज अ डीप लर्निंग, जिसका इस्तेमाल करके हम फाइंड करने का प्रयास करें कि अच्छा क्या मार्स में कोई ऐसा सैंपल या आपका एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हाँ यहाँ लाइफ हो सकती है। तो ये जो डेटा है, ये जो आर्गुमेंट है, इसको यू कैन यूज इट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब का जब आप एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट देखते हैं द इविल इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के ऊपर है, अभी बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स इसमें दिए गए हैं। ये टॉपिक आप ज्योग्राफी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो जीएस पेपर 3 के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एंड जीएस पेपर 3 के अंदर वी कैन इंक्लूडेड। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पर हाईलाइट किया कि लगभग सिंस 1990 से 420 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है ये लॉस हुआ है। मतलब लॉस का मतलब या तो हमने उसमें इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी, या हमने उसको इस्तेमाल कर लिया फ्यूल के रूप में, या उसकी जगह एग्रीकल्चर का कई एक्टिविटीज़ जो है वो हमने प्रयास किया। तो यहाँ पे आप खुद समझने का प्रयास करो कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया, आप खुद अपने आसपास के इलाके को देखोगे तो जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है उसकी जगह हम
कुछ और करना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, या कोई ना कोई एक्टिव लकड़ी काट के उसको किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट का बहुत अधिक लॉस हुआ है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो, दैट और 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लॉस आपके हुए हैं। एंड ये जो फॉरेस्ट का लॉस हुआ है, जैसे अब लकड़ी काटी, अब ये लकड़ी, अब देखो कोई भी पौधा होता है, पेड़ होता है, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इन पूरे जंगल को देखो, अब इसमें ये ट्रीज हैं, ठीक है, इन ट्रीज की पत्तियां हैं, पत्तियों, ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में आपका स्टोमेटा होता है, और ये क्या करती हैं, ये वाटर वेपर को रिलीज करती है। ये आपने पढ़ा भी होगा, वाटर वेपर को रिलीज करती है। ये वाटर वेपर गैस के फॉर्म में है, जिस प्रोसेस से रिलीज करते हैं उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो आप खुद इमेजिन करो ट्रांसपीरेशन। तो ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों से वाटर वेपर रिलीज होता है, और ये जो वाटर वेपर है किस फॉर्म में रिलीज होता है, इट बेसिकली रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो बिकॉज काफ़ी सारा जो मॉइस्चर रिलीज होता है, आसपास मॉइस्चर होता है, और ये फैसिलिटेट करता है रेनफॉल, इसलिए कहा जाता है जहाँ जहाँ वेजिटेशन होता है वहाँ रेनफॉल की पॉसिबिलिटी भी बनी होती है, उसमें एक प्रोसेस ट्रांसपीरेशन भी रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपने क्या है पूरे पौधे काट दिए, तो व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा कि जो रेनफॉल पैटर्न है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि यही जो पौधे हैं, ये आसमान में जो CO2 या जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस CO2 को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी अपनी एनर्जी है ग्लूकोज, ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उसको ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट, ये ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, एक अर्थ के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो फिर वही CO2 जिसको प्लांट्स यूज कर लेते थे वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो चाहे रेनफॉल पैटर्न की बात करें, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की बात करें, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका पेड़ों का होता है, इसलिए अफॉरेस्टेशन मैटर करता है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से लगभग 11% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, चाहे CO2 हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका अमाउंट आपका कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ जाएगा। इवन ये भी कहा जाता है कि ये जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये एक रिजर्वायर का काम करते हैं। और ये जो रिजर्वायर कैसे काम करते हैं, जैसे मान लो आप बैट्स ही का एग्जांपल ले लो, बैट्स जो कि बहुत सारे वायरस कैरी करता है, तो जनरली उसको जरूरत नहीं कि वो ह्यूमन से आके इंटरेक्ट करे। लेकिन क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया, जैसे मान लो यहाँ बैट्स हैं, हम सारे फॉरेस्ट एरिया क्लियर हो गया, तो ये जो बैट्स है वो उसी जगह मूव कर जाएंगे जहाँ थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं या रहने की इनको जगह है, तो वो ये ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास आ जाएंगे। जब ये ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास आ जाएंगे, बैट्स का कॉन्टैक्ट ह्यूमन से होगा, और फिर वो ह्यूमंस को भी डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी, ऐसी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने में तो इनका रोल है ही फॉरेस्ट का, लेकिन ये एक रिजर्वायर के रूप में भी काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके वायरस, बैक्टीरिया इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। अगर ये पूरे तरीके से फॉरेस्ट एरिया क्लियर हो जाएंगे तो ये सब रिलीज होंगे और हमें काफ़ी हद तक अफेक्ट करेंगे। फिर पानी, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बारिश हुई फिर पानी जो है नीचे चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला गया, फिर वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, वेल का पानी इंक्रीज होता है। जो रिवर स्ट्रीम है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पानी बरसेगा और जो पानी है वो इकट्ठा होकर आसपास के रिवर में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, दीज हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉरेस्ट की। अगर हम बात करें, इस बार अगर आप देखोगे ना तो ऐसे राइटिंग में भी फॉरेस्ट के रोल के ऊपर प्रश्न आया था, अगर आप देखोगे, और इसमें ये सारे पॉइंट्स यू कैन मेंशन। इवन चाहे वो फूड सप्लाई हो, लैंड यूज हो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात करें, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है, लाइक इवन अगर हम देखें कि जो फूड सप्लाई है उसमें तो कई लेवल पे फॉरेस्ट का रोल होता है, लेकिन जैसे फूड सप्लाई के लिए हम फॉरेस्ट एरिया को लैंड चेंज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंड यूज़ की बात करें, लैंड यूज़ फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कई इंडस्ट्रीज सेट हो रही हैं, या कई प्रकार के जो रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट है वो आप ये कर रहे हैं। तो लैंड यूज़ पैटर्न कंटिन्यूस बेसिस में उसमें बदलाव आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन आपका हो रहा है। इंडिया की सिचुएशन की बात अगर की जाए तो लगभग जो टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में है वो 8 लाख
स्क्वायर किलोमीटर का डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। 22% टोटल जोग्राफिकल एरिया का है। एंड ये अंडमान निकोबार में 87% ऑफ द टोटल एरिया। अब अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ भी कई प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। पहले जैसे कॉलोनियन जो ब्रिटिश एरा थे वो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। अब धीरे धीरे जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है या सरकार भी प्रयास कर रही है कि यहाँ पे टूरिज्म किस तरीके से प्रमोट किया जाए। इवन कई प्रकार के जो मिलिट्री प्रोजेक्ट्स और ये सब है वो भी यहाँ पे स्टार्ट आपके हो रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडमान का एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मलक्का डिलेमा, चाइना का मलक्का डिलेमा, उसको मेंटेन रखने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इंडिया प्रयास करेगा कि किसी तरीके से ये डिलेमा चाइना के अंदर मेंटेन रहे, और इसके लिए एक स्ट्रेटजिक जो एडवांटेज है अंडमान निकोबार के रूप में वो हम बना के उस जगह पे रहे। तो कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो मलक्का डिलेमा क्या है। इसी तरीके से जैसे जो हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें भी बहुत फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी सारा फॉरेस्ट एरिया है। तो उसमें भी देखो डेवलपमेंट के नाम पे वो भी क्लियर हो रहा है, रिजॉर्ट बन रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, जैसे प्लेन एरिया में घर बनते हैं वैसे वहाँ भी बनाया जा रहा है, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, इस सब। तो इससे भी जो फॉरेस्ट एरिया आपका रिड्यूस कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। तो यूआईएस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया था, ऑडियो नोट्स स्पेक्ट्रम के क्रिएट किया था। अभी ऐसे सीरीज के 5-5, 6-6 मिनट के टॉपिक्स मैं आपके लिए क्रिएट करूंगा स्पेक्ट्रम के, प्लस जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं, रिवीजन वाले टॉपिक, वो मंडे से आपके चलते रहेंगे। मतलब जैसे वो चल रहे थे वैसे ही आपको 8:30 बजे रात के टाइम पे आपको मिलेंगे। और स्पेक्ट्रम की जो ये 5-5 मिनट के ऑडियो नोट्स हैं, इनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। कल एक वीडियो डाला है और एक वीडियो अभी जल्द आ जाएगा। आपको बस क्या करना है कि जब आप पढ़ते हो ना तो प्लीज़ इंश्योर कि आपने जैसे किताब पढ़ी हुई तब उसका फ़ायदा होगा। कि आपने कान में लगाया फिर आप सुनोगे तो अच्छा ये चैप्टर है, तो जैसे एक अभी 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे ट्राइबल मूवमेंट में आपका कवर करा दूंगा, तो उसको बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करना है, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। रिवाइज करना है एंड वो बहुत ज़रूरी आपके लिए है कि रिवीजन करने के लिए किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ऑडियो नोट्स के माध्यम से ज़रूर से आप लोग को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज बंगाल टैकलिंग फैटल वायरल इन्फेक्शन। ये आपका जीएस पेपर के अंदर, साइंस के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो वहाँ पे जो बंगाल का रीजन है वहाँ पे एडिनो वायरस का इन्फेक्शन आपका तेजी से बढ़ रहा है। एंड ये जो एडिनो वायरस है, ये वायरस ऐसा वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे सर्दी जुकाम इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल, और हाईली कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक से दूसरे तक बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। अगर एक पर्सनल किसी को है, उसने मान लो कफिंग, स्नीचिंग कुछ किया, तो दूसरे को भी वो तेजी से ट्रांसफर हो सकता है। और ये किसी भी एज ग्रुप में बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, चिल्ड्रंस, बच्चे, बड़े, सबको ये अफेक्ट कर सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं इसमें दिया हुआ, निमोनिया, आइस पिंक हो जाना, ये सब इसके सिम्टम्स भी हैं। अब इसमें देखो, अ रिकॉम्बिनेंट ऑफ 2 स्ट्रेन, एक वायरल इन्फेक्शन वेस्ट बंगाल के रिस्पॉन्सिबल है। अब ये 2 स्ट्रेन, अब इसमें ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन से स्ट्रेन की वजह से बंगाल के अंदर ये चीज़ें स्प्रेड हो रही। हमें क्या जानना है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इज व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन। ये आपको याद रखना व्हेन यू टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन। ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट, देखो जो वायरस होता है ना, ये बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, अपने आप को बहुत तेजी से बदलता है। तो इसे हम वेरिएंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द टर्म कॉल्ड एज वेरिएंट। जैसे मान लो एक वेरिएंट V1 है, एक वेरिएंट V2 है। अब इसने आपको इन्फेक्ट किया, वायरस आपके सेल के अंदर गया, तो अब ये जो V1 वेरिएंट है, इसका जेनेटिक मटेरियल V2 का वेरिएंट, इसका जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करेंगे, और दोनों जो है कंबाइन करके जो है नया जेनेटिक मटेरियल बना लेंगे। मतलब जिसमें V1 का कंपोनेंट भी है, V2 का कंपोनेंट भी होगा, तो ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। अब ये नए तरीके के जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स है, इसके खिलाफ वैक्सीन कितना काम करती है वो डिपेंड करता है कि क्या, क्योंकि मान लो कोई भी वैक्सीन होगी वो या तो V1 के लिए सही होगी या V2 के लिए सही होगी, बट रिकॉम्बिनेंट के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों जेनेटिक मटेरियल सेम हो गए तो वायरस भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वैक्सीन किसी और पर्पस के लिए है, वैक्सीन को बनाने का तरीका कुछ और है, और वायरस ने अपने नेचर को चेंज कर लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्टो इन PMLA। जो क्रिप्टो करेंसी है वो PMLA के अंदर इंक्लूड किया गया। इसको हम इकोनॉमी के अंदर, वी कैन इंक्लूड इट अंडर इकोनॉमी, ठीक है। क्रिप्टो जो है इसको इंक्लूड किया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें। तो ये एक अच्छा कदम है, वी कैन से। तो देखो ये जो कदम है सरकार के द्वारा बेसिकली क्यों रखा गया है, बिकॉज आज के समय में विश्व एक डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम। और हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट डिजिटल इकोनॉमी, वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट डिजिटल इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जब मनी लॉन्ड्रिंग जैसे पहले के टाइम पे हवाला ट्रांजेक्शन होता था, क्या आपने बोला कि फॉर एग्जांपल
इतने करोड़ रुपए हवाला ट्रांजैक्शन करना, 100 करोड़ रुपए हवाला ट्रांजैक्शन करना है, तो कुछ सिस्टम था जिसके माध्यम से हो जाता था, कुछ उनको कमीशन या जो भी ये दे के देना पड़ता था, वो ट्रांजैक्शन कर देते थे। अब क्या है, वो जो ट्रांजैक्शन होता था उसका मैकेनिज्म मेनली फिजिकल सेंस में था। अब ये बहुत ही आसानी से जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, क्योंकि इनका भी रिकॉग्निशन है, अगर बिटकॉइन है किसी भी आपका वर्चुअल करेंसी के लो तो इनकी एक वैल्यूएशन है, तो इसके माध्यम से आसानी से जो मनी है उसको लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए है, बोला ये लो तुम 100 करोड़ रुपए और इतना डिजिटल करेंसी जो है या इतनी क्रिप्टो करेंसी उसको उसमें ट्रांसफर कर दो। अब आपको आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले चलो आपने किसी बेसिस पे हवाला ट्रांजैक्शन को रोकने का प्रयास किया, बट जब आपका डिजिटल एसेट्स का ही इस्तेमाल किया जाए, जैसे ये जो क्रिप्टो करेंसी, इसी का इस्तेमाल जो मनी लॉन्ड्रिंग उस पर्पस के लिए किया जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम ऐसे ही प्रिवेलेंट करें। तो इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, और इसको रेगुलेट करने के लिए ये कदम उठाया गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर आया गया। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें खासतौर से जैसे 2002 के अंदर आया था, फोर्स में आया था 2005 के अंदर, एंड जो वियना कन्वेंशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और जो फाइनेंसिंग है, टेरर फाइनेंसिंग, उसको रोकने के लिए जो वियना कन्वेंशन है, तो उसको हमने साइन रेटिफाई कर रखा, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्ट को लेकर आए थे। और इसका एम क्या है कि जो इलीगल वे में पैसा अर्न किया जाता है उसको रोका जाए, उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके कहीं भेजा ना जा सके। और यहाँ पे इवन जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास करता है, मतलब जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए उसको कंट्रोल करने का जो काम है ईडी के पास है। इसमें जो भी ऑफेंडर उसको पनिश किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। सो व्हाट डज दिस मूव मीन्स फॉर क्रिप्टो? तो क्रिप्टो का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन है वो पीएमएलए के अंदर आ गया है। अब इसका क्या मतलब है कि पहले तो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना, दूसरा जो आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो पूरे तरीके से जो भी क्रिप्टो करेंसी में इस पर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर नजर रखेगी, और अगर लगता है कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है तो उसको तुरंत ईडी को इन्फॉर्म करेगी, और ईडी फिर अपना कार्य करेगी। ईडी के पास क्या पावर है कि इवन विदाउट एनी जुडिशियल परमिशन अंडर सेक्शन 5 और 84 जो एक्ट है उसके माध्यम से, जो पीएमएलए एक्ट है उसके माध्यम से वो किसी भी जगह पे उसको लगता है कि अच्छा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो उस प्रॉपर्टी को सर्च सीज इजीली किया जा सकता है जुडिशियल परमिशन के बिना भी। ये पावर आपका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके पास आ जाती है। तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो नजर रखेगी, अच्छा देखो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये थोड़ा सस्पिशियस या इलीगल ट्रांजैक्शन, इस तरीके से कोई भी स्थिति आती है तो वहां पे कदम आपका उठाया जाएगा। अब देखो दूसरी चीज ये है कि अगर आपको नजर रखना है, जैसे अगर कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन करता है, पैसों का लेन देन है, आप किसी सिस्टम के माध्यम से जान सकते हो, बैंक के माध्यम से जान सकते हो कि अच्छा बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक तुरंत बता सकता है। लेकिन ये जो आपका करेंसी का है या जो डिजिटल एसेट का ट्रांजैक्शन है वो इतना आसान नहीं है डिटेक्ट कर पाना, तो उसके लिए बहुत सारे लेवल पे अलग प्रकार का रिव्यू और मॉनिटर करने का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे एगमॉन्ट ग्रुप है जो कि कोऑपरेशन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ करता है, तो वो क्रिप्टो वॉलेट और इन सबको नज़र बना के रखता है। सो कई प्रकार के ऐसे सिस्टम्स हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, सिक्योर एलिमेंट आइडेंटिफायर, नंबर्स, ऐसे कई प्रकार के ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से, जिनको एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि अच्छा ये क्रिप्टो एसेट का ट्रांजैक्शन किस प्रकार से हो रहा है। बट ये भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है। इवन जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा इसमें काफ़ी अपडेट होने का जरूरत है। ये मेंस का आंसर है, अभी हम और भी टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं। ये कल का प्रश्न है, परसों का प्रश्न है जो बेस्ट आंसर था, तो मैंने इसका कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था, आप लोग देखो, लिखने का प्रयास करो। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आपका आंसर को सेंड करते रहना है। सभी लोग लिख रहे हैं, आपको भी लिखने का प्रयास करना चाहिए। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल जो है इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वो भी आप कर लो। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी, यू विल गेट द पीडीएफ ऑल्सो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सेशन को शेयर करें, अटेंडेंस अपना जरूर से दें, कब किस समय आप लोग जो है
सेशन को अटेंड करते हैं, जरूर से हाईलाइट कर अपने स्टेट के बारे में बताएं। और 2024 की प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं ये भी आप लोग जरूर से बताएं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जीएस पेपर के अंदर, साइंस के अंदर इस टॉपिक को हम इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज अ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। देखो एक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, जैसे गोरखपुर का एरिया है, अगर देखो यूपी का जो इलाका है वहाँ पे जापानीज एंसेफ्लाइटिस, मॉस्किटो की बाइटिंग की वजह से जापानीज एंसेफ्लाइटिस होती है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी देखा जाए तो जो बच्चा है वो, उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपकी आ जाती हैं, मेनिंजाइटिस जैसी चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ती है, मतलब बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए वैक्सीन डेवलप की गई। तो एक जो वैक्सीन है ऐसे 144142 चाइना में बनाई गई है। अब इसमें ये कहा गया कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे आईजीजी, क्या है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ आगे डिस्कस करेंगे, तो इतना ज़्यादा समय तक इफेक्टिव नहीं है। इसकी जगह बोला गया कि जो जेनवैक है, जो भारत बायोटेक ने बनाया है, वो उसमें जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये ध्यान में रखना है। अब हमें ये समझना है, ये तो चलो इन्फॉर्मेशन हो गई, अब हमें समझना, पहली चीज हमें जानना है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती क्या है। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बाइंडिंग एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। अब देखो इसमें देखो, कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर के अंदर आता है, ठीक है, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया अगर आपके शरीर के अंदर इफ इट एंटर्स, तो क्या होता है, ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है और इसे हमारा शरीर एंटीजन के रूप में कंसीडर करता है और इसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। अब इसमें एंटीबॉडीज एक होता बाइंडिंग, जैसे मान लो ये कोई वायरस आया, ये वायरस है, तो इसके साथ बाइंड कर जाना। बाइंड करने के जैसे ही बाइंड हुआ, बाइंड होने से क्या है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, वो तुरंत हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स वो तुरंत इसको डिटेक्ट कर लेगा, अरे कोई वायरस बैक्टीरिया घुसा रहा है शरीर के अंदर, देखो इसको। तो ये पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन बाइंडिंग एंटीबॉडीज मतलब जैसे ही एंटीबॉडीज बाइंड करती है तो इम्यून रिस्पॉन्स तुरंत जान जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। इसे बाइंडिंग, तो एंटीबॉडीज जो बाइंडिंग एंटीबॉडीज है वो मारने का काम नहीं करेंगी, रादर रिकॉग्निशन में फैसिलिटेट करती हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइज कर देना, यहाँ पे क्या है, ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आपकी होती हैं, ये बी सेल्स के द्वारा बोन मैरो में आपकी बनती हैं। एंड ये क्या है, ये क्या है, लाइक दे बिगिन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट विल बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करना। बाइंड करने के बाद उस एंटीजन के, जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लो बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद जो भी तरीका है जिसके माध्यम से जो भी वायरस बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट कर सके, उस प्रोसेस को ही अफेक्ट कर देता है। इट मीन्स व्हाट, कि जो वायरस बैक्टीरिया है वो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो एनवलप्ड वायरस, वायरस है उसके ऊपर एक ऐसा कवर टाइप है, तो इसमें क्या है कि इसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द सेल एज वेल एज एंट्री इनटू द सेल। तो इसको क्या है, एनवलप्ड जो वायरस होता है तो उसको सेल में, जैसे ह्यूमन सेल है उसमें एंट्री ही नहीं होने देता। इट मीन्स दीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज दे अटैक, और वी कैन से कि प्रिवेंट द वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सेल, और फिर उसका खात्मा जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये बेसिक एस्पेक्ट आपको जानना है कि बाइंडिंग एंटीबॉडीज और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज में बेसिक डिफरेंस आपका क्या है। तो अब ये कहा गया कि जो ये नई जेनवैक है उसके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि जितने समय तक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी उतने समय तक हमारा जो शरीर है वो फाइट कर पाएगा किसी भी बीमारी से, ठीक है। अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हैं। देखो साइंस टेक का कोर्स चल रहा है, अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप अनअकैडमी से जुड़ें। कोर्स मेरे द्वारा लिए जा रहा है, जिसमें 2 साल के पूरे हिंदू के जो टॉपिक्स हैं साइंस के स्पेसिफिकली आपके कवर किए जा रहे हैं। तो अभी 20% का आपका ऑफ भी चल रहा है, तो अनअकैडमी से आप जुड़ो। जैसे ये जो अमाउंट आप देख रहे हो तो इसमें ये कोर्स तो ही, साथ में मेंस के कोर्सेस हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। मतलब आपको अलग से नहीं जुड़ना है, आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन, जैसे अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो बाय यूजिंग द कोड SPLIVE। तो अमाउंट एक तो रिड्यूस हो जाएगा, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर पाओगे। तो बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसका देखो 16 मार्च से भी बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बाद आप ऑफलाइन में भी जाके अपना एडमिशन ले सकते हो, अगर आप जो है ऑफलाइन में पढ़ना चाह रहे हो दिल्ली में, तो अनअकैडमी का सेंटर है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। उसमें ऑनलाइन का जो कोर्स है वहाँ भी एक्सेस कर सकते हो, कोड यूज़ कर सकते हो SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े और अपनी प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू एवरीवन। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, 9:30 से 10 बजे के बीच में आपका सेशन यहाँ आ जाता है। सुबह मंडे टू फ्राइडे आपका प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज होती है, जिसमें इंग्लिश में सारा कंटेंट आपका कवर होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।